बनना चाहते थे साइंटिस्ट, बन गए शायर व अफसाना निगार। चर्चित शायर और अफसाना निगार शाहिद जमील की आप बीती जाने इस रिपोर्ट में। शायरी और अफसाना निगारी में अपना मुकाम बनाने वाले देश के चर्चित शायर और अफसाना निगार शाहिद जमील एक अच्छे साइंटिस्ट बनकर देश को काफी ऊंचे मुकाम पर ले जाने की चाहत रखते थे, मगर उनका सपना कुछ मजबूरी के तहत अधूरा रह गया। वह साइंटिस्ट तो नहीं बने बल्कि एक अच्छे शायर और अफसाना निगार के नाम से अपनी पहचान बनाकर आज भी कुछ करने की चाहत रखते हैं। उसके लिए लगातार किताबों के बीच अपना वक्त गुजारने में लगे हुए हैं। हालांकि शाहिद जमील अपनी जिंदगी में काफी स्ट्रगल कर काफी अच्छा मुकाम बना चुके हैं, अपने अंदर एक जुनूनियत पैदा करते हुए जिस क्षेत्र में भी उन्होंने अपना कदम रखा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ईमानदारी और लगन को देखकर उनकी मंजिल को छूने के लिए काफी बेहतर रास्ता बनाते चले गए। शाहिद जमील का कहना है कि मैं शुरू से ही साइंस के साथ साथ मैथ से काफी लगाव रखा। उक्त सब्जेक्ट पर मेरी काफ़ी अच्छी पकड़ थी। मेरा सपना था कि एक अच्छे साइंटिस्ट बनने का, लेकिन कुछ ऐसी उलझनें मेरे सामने आई कि मैं अपने उस उलझन को शायरी और अफसाना निगारी में तब्दील करता चला गया। उसी का नतीजा रहा कि आज मैं एक शायर और अफसाना निगार के रूप में लोगों के बीच अपनी पहचान बना ली। बचपन से ही मुझे लिखने पढ़ने का शौक था। मैं नज़्म और गज़ल में फ़र्क नहीं समझता था, बावजूद उसके मुझे लिखने का शौक था। हमारी पहली नज़्म जब प्रकाशित हुई तो मेरा हौसला बढ़ा। उसके बाद मैं पलटकर पीछे नहीं देखा और लिखता चला गया। कई एक मैगजीन और अखबारों की सुर्खियों में मेरी नज़्म और गज़ल प्रकाशित होती रही। उन्होंने कहा कि अब तक मेरी 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उसके अलावा मेरे ऊपर कई एक राइटर्स द्वारा किताबें लिखकर मेरे हौसले को बढ़ाने का काम किया। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना है कि 1978 में मैं पहली बार कोऑपरेटिव विभाग में अधिकारी बना और मेरी पहली पोस्टिंग झारखंड के चाईबासा जिला में हुई। कुछ वर्षों बाद मैं पटना आ गया और पटना में ही पीसीएस की तैयारी में लग गया। ऊपर वाले ने मेरी मेहनत को देखा और 1983 में मैं पीसीएस में सफलता पाकर मैं राजस्व विभाग में रजिस्ट्रार बन गया। मैं बिहार के कई जिलों का सफर तय करते हुए लोगों की खिदमत में लगा रहा। मैं राजस्व विभाग से असिस्टेंट आईजी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। आज मैं पटना के सरजमी पर रहकर अपनी खुशगवार जिंदगी अपने परिवार और दोस्तों के साथ गुजार रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कि शाहिद जमील क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। इस तरह की रिपोर्ट देखने के लिए बिहार दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब कर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। मैं आज उस सरजमी पे हूँ जिसे लोग काफ़ी याद करते हैं, पूरी दुनिया में मशहूर है। और आप जान रहे हैं कि ये तवारीखी जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ शेर शाह की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उस शहर के ही एक हमारे रहने वाले हैं जिनका नाम जमील शाहिद जमील है। तो मैं शाहिद जमील साहब से आप लोगों का रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि एक ऊंचे हस्ती का नाम है शाहिद जमील, आपको मैं बताता चलूँ कि पत्रकारिता का भी जुनून रहा, साहित्यकार का भी जुनून रहा, शायरी का भी जुनून रहा, और ये सब जुनूनियत के साथ साथ इन्होंने अपनी शिक्षा के प्रति भी काफ़ी बेहतर ढंग से अपनी तैयारी करते हुए एक अधिकारी बनने का भी जुनून रहा। तो मैं आज इनसे रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि शाहिद जमील साहब आपके बगल में ही हैं, मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लें। और इनके ज़ुबानी मैं सुनाऊँगा कि अपने लाइफ को किस स्ट्रगल के साथ आपने शायरी में एक अच्छा मुकाम पाया, साहित्यकारों में एक अच्छा मुकाम पाया, अधिकारियों में एक अच्छा मुकाम बनाया। आज इनके ज़ुबानी में आपको सुना रहा हूँ। शाहिद साहब, सबसे पहले आपका बिहार दर्शन न्यूज़ में स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आपका बहुत शुक्रिया असलम परवेज़ साहब कि आपने खाकसार के बारे में जो है वक्त निकाला और कुछ समझने जानने की कोशिश की। मैं आपका शुक्रगुजार। मेरा घर का पूरा नाम जो है वो शाहिद जमील अहमद है। कलमी नाम मेरा शाहिद जमील है। 1956 की 15 जनवरी को मेरी वो तारीख़ पैदाइश है स्कूल के सर्टिफिकेट के मुताबिक।
तो मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो डेहरी ऑन सोन में हुई। डेहरी ऑन सोन। डेहरी ऑन सोन में हुई। तो डेहरी ऑन सोन भी तो रोहतास जिला का ही एक। हाँ, डेहरी ऑन सोन वो मेरा नानिहाल है। अच्छा। वहीं मेरी पैदाइश भी हुई। 1962 से 1969 तक मेरी इब्तदाई तालीम वहाँ पर हुई, वो क्लास 10 तक। तो किस स्कूल में पढ़ते थे आप? वहाँ इब्तदाई तालीम तो 5वीं क्लास तक वहाँ मदरसा इस्लामिया में पढ़ा, अच्छा। और उसके बाद हाई इंग्लिश स्कूल जो सोन नहर के पास है, वहाँ तक हमने 6वीं क्लास से 9वीं क्लास तक वहाँ तालीम हासिल की। 1970 में 11वीं क्लास में फिर बाकायदा हम लोग फिर वो नानिहाल से फिर सासाराम आ गए यहाँ, और तकिया में जो हम लोग रहते थे जहाँ मेरा ददिहाल था। तो फिर वो 1970 में 11वीं पास किया। वो अपने स्कूल में जो है वो मेरा टॉप पोजीशन था मेट्रिकुलेशन में। तो 11वीं किस स्कूल से किया आप? वो MPHS स्कूल सासाराम से। अच्छा अच्छा। सासाराम से, जो आजकल गालिबन वो प्लस नाम उसका बदल गया है। तो वहीं से 1971 में हमने वो मैट्रिक किया हमने, और उसके बाद फिर SP जैन कॉलेज में फिर मैंने एडमिशन लिया। 1971 से 75 तक मेरा साइंस था। तो उसके बाद साइंस ग्रेजुएट में वो जो है उसकी डिग्री हमने ली। आगे पढ़ने का इरादा था, लेकिन मेरे वालिदैन के पास वो ज़राए नहीं थे कि गुर्बती थी। हाँ, वो मेरे वालिद जो थे वो थे तो साबित, और मेरे चचा थे, उनसे उनके मरासिम बेहतर नहीं थे और उन लोगों के ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। तो ये अलग मकान लेके रहने लगे और अपने कुंबे को अलग थे। तो उस तरह हाजी अब्दुल जलील साहब, आपके वालिद साहब? मेरे वालिद साहब हाजी अब्दुल जलील साहब। तो उन्होंने मुख्तलिफ नौकरियाँ की, बिज़नेस भी किया। तो उसके बाद फिर वो आगे चल के जब मेरे छोटे भाई ने वो ऑटो स्पेयर पार्ट्स की एक शॉप की, उसके बाद फिर वहाँ मुस्तक़िलन वो रहे। लेकिन मैं जो है घर के हालात की वजह से आगे नहीं पढ़ सका। मेरा था ख्वाब कि कम से कम वो मैथमेटिक्स मेरा बहुत अच्छा था, तो मेरा ख्वाब था कि आगे की तालीम हासिल करूं तो साइंटिस्ट बनने का ख्याल था। साइंटिस्ट बनने का ख्याल था। मेरा मैथमेटिक्स बहुत अच्छा था, और अगर वो ना होता तो फिर मैथ प्रोफेसर बनने का मेरा ख्याल था। अच्छा। मेरा ये कभी ख्याल नहीं था कि मैं ये PCS कम्पीट करूंगा और उसके बाद ऑफिसर बनूंगा, कभी ख्याल नहीं था। या तो साइंटिस्ट बनने का ख्याल था या कोई एकेडमिशियन। एक सवाल आपसे ये है, हाँ, कि जैसा आप बता रहे हैं कि शुरू से ही मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैथ्स हमारा बहुत अच्छा था, मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। तो जस्ट मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ कि आप अभी एक अच्छे साहित्यकार के रूप में जाने जा रहे हैं, एक अच्छे शुराओं के लिस्ट में आपका नाम है। तो एक तरफ साइंस की ओर जाना, साइंटिस्ट की ओर जाना, दूसरी तरफ आप इस ओर आना, ये बड़ा अजीब है। ये शौक कैसे जगा? वो मेरा मिजाज है। बहुत सारे शोरा उतबा ऐसे हुए हैं जो साइंस के स्टूडेंट रहे हैं और उन्होंने अच्छा किया है, तो वो मेरा मिजाज है। अभी भी साइंस फिक्शन की फिल्में देखना मुझे बहुत पसंद है। साइंस की बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं, और साइंसी मामलात की स्टडी भी बराबर करते रहते हैं। वो तो क्या कहते हैं, वो आइंस्टाइन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक्स हैं, वो सब पढ़ते रहते हैं। उसको स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी, शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी ऑफ टाइम, ये सब चीज़ें पढ़ते रहते हैं। आज भी स्टडी करते रहते हैं? बिल्कुल, साइंस से मेरा वो बिल्कुल वो बड़ा गहरा ताल्लुक़ है साइंस से। तो वो साइंस मेरे मिजाज में शामिल है। अब रही बात इसकी, ये अदब की बात है, साहित्य की बात है, तो ये मामला भी बड़ा मेरे साथ ऐसा है, वो दोनों साथ साथ मुतवाज़ी चलते हैं, जिनको आप पैरेलल कहें। अदब भी मेरे साथ है। ये क्लास 8 में जब मैं था 1967 में, तो पहली बार एक नज़्म लिखी। तुम पता नहीं था कि नज़्म या गज़ल है, ये पता नहीं था। अच्छा। हाँ, वो पता नहीं था। लिख दिया आपने? हाँ, कुछ लिख दिया हमने। खुशी काफ़ी हुई होगी? हाँ, मुझे लगा कि कैन आई डू इट, क्या मैं ये कर सकता हूँ? तो बट आई डिड इट, मैंने ये किया। तो किसी को दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं। उसके बाद 1-2 साल 69 में मैंने 1-2 नज़में लिखी। तो एक लिखी नज़्म, उसका उन्वान लगाया गज़ल, चूँकि मुझे मालूम नहीं था कि ये नज़्म है, गज़ल नहीं है। तो मैंने उसका उन्वान गज़ल लगाया। फिर 1 साल के बाद फिर सासाराम आना शुरू। तो सासाराम का माहौल बड़ा अच्छा था। यहाँ आए तो यहाँ के शोरा थे, उतबा थे, मशायरे थे। तो ऐसा लगता है कि वो जो कोंपल अंदर फूट रहा था, वो बाहर निकल के चला आया।
और तो पौधा जो है निकला, तो बड़ा माहौल अच्छा मिला। तो मैं लिखना पढ़ना शुरू किया। तो पहली नज़्म जो मेरी थी वो गुंचा में शाया हुई, गुंचा बिजनौर में शाया 8 सितंबर 1970 में, यानी आज से कोई 53 साल पहले वो पहली नज़्म शाया हुई। उसके बाद फिर बच्चों की नज़में मसरत में शाया हुई, नूर में, रामपुर में शाया हुई, इधर उधर लिखना रहा। उसी दरमियान हमने बच्चों के लिए बहुत लिखा, एक नावल भी लिखा था बच्चों। मतलब वहीं से लिखते चले गए? वहीं से लिखते चले गए। मतलब आपका मन हौसला बढ़ता गया। फिर गज़लें दूसरे रसाले में भी लिखते रहे। उसी ज़माने में बड़े अच्छे अच्छे पर्चे में छपे, आजकल में छपे, आहंग में छपे, सुपनों में छपे और बच्चों के पर्चे में छपे। लेकिन मेरा लिखना लगातार जारी रहा। 1968 में मेरा जॉब जो है वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में हो गया। अच्छा। हाँ, पहली बार हमने वो PCS वो 3rd ग्रेजुएट स्टैंडर्ड का एग्जामिनेशन दिया था, पहली बार में ही मेरा हो गया, कोशिश नहीं करनी पड़ी, फर्स्ट टाइम में मेरा हो गया। तो वो जो है वो ज्वाइन कर लिया, वो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का वो कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर वो अदा होता था उसी में। तो 4-5 साल वहाँ रहना हुआ। पोस्टिंग में मेरी वो चाईबासा में हुई, काफ़ी 1-2 साल चाईबासा झारखंड में। तो 2 साल वहाँ रहने के बाद फिर हमने तबादला अपना यहाँ करा लिया पटना में, और वहाँ रह करके दिन भर दफ्तर में काम भी करना होता था, और फिर रातों को वो इम्तहानात की तैयारी, PCS की तैयारी चलती थी रातों को। तो हमने बड़ी मेहनत की। तो उस जॉब में रहते हुए हमने फिर जो है BPSC कम्पीट किया। तो 1984 में हमने BPSC कम्पीट, 1983 में BPSC कम्पीट किया, और फिर वो 1.5 साल 85 में फिर हमें नोटिफिकेशन हो गया। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। फिर शहरों तबादले होते रहे। तो ये सारा तो ये तो जॉब का मामला है। और उसके बाद फिर वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में वो रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्ट्रार, AIG, उसके बाद मेरा जो असिस्टेंट IG को होते तक गए। और जब मेरा वो ये रिटायरमेंट हुआ तो मुझे जो स्केल मिला वो DIG का स्केल मिला। अच्छा। मैंने DIG के स्केल से मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायरमेंट कहाँ से हुआ आपका? सहरसा से। पहली पोस्टिंग कहाँ किया? पहली पोस्टिंग मेरी सीतामढ़ी जिले में थी, एज ए रजिस्ट्रार। हाँ, एज ए रजिस्ट्रार सीता। देखिए, ये शाहिद जमील साहब हैं, और जैसा ये बता रहे हैं कि अपनी लाइफ, वालिद साहब काफ़ी मेहनती इंसान थे, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया गया है। ये भी कहा गया है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। तो जाहिर चीज़ है कि इनके वालिद साहब हाजी अब्दुल जलील साहब ने इन लोगों को एक अच्छा संस्कार दिया, और संस्कार देने के बाद आज सभी बच्चे माशाल्लाह उस उरूज पे हैं, जो जहाँ हैं वो तरक्की पे हैं। और जाहिर चीज़ है कि आप उन्हीं के बड़े साहबजादे हैं शाहिद जमील साहब, जिन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए एक अच्छे साहित्यकार में भी शुमार किए गए, एक अच्छे शायरों में भी शुमार किए गए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपना एक नाम रोशन किया, नाम इस रूप से रोशन किया। अच्छा, एक सवाल ये बताइए आप कि जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उन्हें पत्रकार कहा जाए, कि साहित्यकार कहा जाए, कि कवि के रूप में याद किया जाए, कि अधिकारी के रूप में याद किया जाए। एक साथ इतना आप किस तरह से प्राप्त किए? क्योंकि हर लाइन में देख रहे हैं कि अगर जहाँ शायरों का नाम आता है वहाँ शाहिद जमील साहब का नाम आता है, साहित्यकारों का नाम आता है शाहिद जमील साहब का नाम आता है, कवियों में आता है शाहिद जमील साहब का नाम आता है, अधिकारियों में भी आपने एक अच्छा, आज के दौर में अधिकारी बड़ा डगमगाता नज़र आते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर उंगली उठती नज़र आती है, लेकिन उसमें भी आप एकदम पीस मतलब साफ़ सुथरा लाइफ आपका गुजरा है। ये कैसे आपने बनाया अपनी लाइफ में? एक किस्सा याद आता है कि 1998 में 1995 से 1998 तक मेरी पोस्टिंग हाजीपुर ज़िले महुआ में थी। अच्छा। जब वहाँ से तबादला हो गया तो मैं झारखंड में मेरा तबादला हुआ। तो मेरे एक जूनियर ऑफिसर मिले, उन्होंने कहा कि भाई आप फ़लाँ जगह पोस्टेड थे। हमने कहा हाँ फ़लाँ जगह। तो मेरी पोस्टिंग भी आजकल उस ज़िले में है, तो वहाँ लोग बड़ा आपका नाम लेते हैं। तो हमने ये उन लोग की मोहब्बत है, लेकिन नहीं नाम लेते हैं, आपका नाम तो कलेक्टर और SP का लिया जाता है, रजिस्ट्रार्स का नाम कौन लेता है? मैंने कहा उन लोग की मोहब्बत, नहीं आपका नाम लेते हैं लोग। तो जहाँ भी रहे ईमानदारी को पहले रखा, पब्लिक का जो काम है उसको पहले रखा, और उसके बाद पब्लिक को परेशानी नहीं हुआ, तकलीफ़ नहीं हुआ। एक वाक़या ऐसा मेरे साथ गुजरा है कि
जब भभुआ मेरी पोस्टिंग थी तो एक शख्स ने आकर के मेरे सामने कहा कि हुजूर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने क्या आप कहना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी, मेरा बाल बच्चा, मेरा सारा परिवार आप पर कुर्बान। तो हमने कहा भाई ये क्या बोल रहे हो, क्या मतलब, मजाक उड़ा रहे हो? बोले नहीं आप पर कुर्बान। क्यों कुर्बान? तो मैं पिछले 7 साल से फला काम के लिए तरस रहा था और आपने वो काम मेरा 1 दिन में करा दिया। ना आपसे जान है, ना पहचान है, ना पैरवी है, तो मुझे याद नहीं आया। तो उस शख्स ने आगे मुझसे कहा था कि हुजूर मेरा ये काम है फला इतना दिन से। तो आपने बुला करके अपने स्टाफ को, हेड क्लर्क को कहा कि उनका काम कर दीजिए, हो गया उनका। तो मैं दुआ दे रहा हूँ कि मेरा सारा परिवार आप पर कुर्बान। मुझे बड़ी खुशी हुई। तो इस तरह की कई मिसालें मेरे साथ हैं, एक दो यही वजह है कि अधिकारियों में, खासकर आपके जो विभाग में, जिस विभाग में रहे हैं, उसमें काफ़ी चर्चा है आपके नाम। ये अल्लाह का करम है और दोस्तों की और लोगों की मोहब्बत है। मैंने पूरी ज़िंदगी अपने लाइफ में ऐसे ही गुजारी है। दूसरों का काम हो, वक्त पर हो, सही हो और ईमानदारी से हो। बसा औकात तो ऐसा होता था कि बोला कि नहीं मेरे सामने आप इनको ये पेपर दीजिए, नहीं पीछे नहीं, मेरे सामने दीजिए, सामने दिलवाते थे पेपर, काम कराते थे। और अगर किसी कभी कभी ऐसा होगा चैम्बर से निकल रहे हैं और साहब दो काम आ गया, सर मेरा काम, तो ऐसा काम है, फिर बैक हो गए क्या? हाँ बैक हो गया, हमने इनका काम किया, हाँ इनका काम कीजिए, ये आए हैं 20 किलोमीटर दूर से, उनका काम कीजिए। ये नहीं साहब निकल गया करते हुए कि मैं ऑफिसर हूँ। मैंने ऑफिसरी करते हुए कभी भी खुद को ऑफिसर नहीं जाना, हमेशा ये जाना कि मैं एक इंसान हूँ और इंसान के काम आता है, दैट्स ऑल। देखिए शाहिद जमील साहब की जो विशेषता है, जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाई हैं, इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं। और सच्चाई भी यही है कि अभी आप जान रहे हैं कि अभी 2-3 दिन कबल ये किताब का इनॉर्शन हुआ है, शाहिद जमील के 100 शेर। इसको बिहार दर्शन ने काफ़ी शाये किया था, अखबारों में भी शाये किया था, चैनल से भी दिखाया था। और उसके बाद ये छपने के बाद ना जाने अनगिनत लोगों का टेलीफ़ोन हमारे पास आया। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूँ कि आप शाहिद जमील साहब को कब से जानते हैं? हमने कहा कि भाई मैं जानता हूँ, एक अच्छे साहित्यकार हैं, कि नहीं वो एक अच्छे इंसान भी हैं। इस तरह की बात एक जगह से नहीं, दरभंगा से टेलीफ़ोन आया, जमशेदपुर से आया, पटना से आया, रांची से आया, अनगिनत जगहों से टेलीफ़ोन आया और इनकी विशेषताएं, इनकी खूबियों को बयान किया गया। तो सच्चाई भी यही है कि एक अधिकारी के रूप में भी इन्होंने अपनी जो पहचान बनाई है, इनकी ज़ुबानी आप सुन रहे हैं कि जो काम नाउम्मीद वाला था उसको उम्मीदों में तब्दील किया, उनको उम्मीदों में बदला। और जैसा ये भी बता रहे हैं कि सुबह जो आया उसको शाम में मैं काम कर उसके घर को भेजा। यही सब खूबी है कि आज शाहिद जमील साहब को एक अच्छे अधिकारी के रूप में लोग जानते हैं। तो एक सवाल ये है कि ये साहित्यकार में आपको शौक़ कैसे जग गया? साहित्यकार में भी आपका काफ़ी नाम है। वो अल्लाह का करम है, आप लोग की दुआ है। अदब जो है वो अदब, जो मेरा मिजाज जो है वो अदब के हवाले से बिल्कुल अदबी मामलात में वह दिलचस्पी लेता है। और यूँ कहा जाए कि अदब मेरे खून में, वो खून बन करके उसके खुलियात बन करके वो खून में गर्दिश करता है। मैं बग़ैर अदब के नहीं रह सकता। अब उसमें भी अदब में है कि आप तनक़ीद लिखते हैं, कि शायरी करते हैं, कि अफसाना निगारी करते हैं, ये चिल्ड्रन लिटरेचर लिखते हैं, क्या लिखते हैं। तो उसके तरह तरह के उनके जो है बच्चों की कहानियाँ लिखी हैं, बच्चों की नज़में लिखी, बाद में बच्चों की कहानियाँ लिखना तर्क कर दिया। एक नावल भी लिखा बच्चों के लिए, आदम खोर इंसान, वो उसी ज़माने की बात है, 1972 से 73 की बात है, जो अब शाया हुई है। लेकिन बच्चों की नज़में बराबर लिखते रहे। 1980 के आसपास आके मेरी स्पीड कम हो गई। 1980 से पहले 77 या 78 में मेरी एक नज़्म नूर में शाया हुई थी, रामपुर के नूर में। तो बाद में वहाँ से बिहार टेक्स्ट बुक वालों ने खामोशी से लेकर उसको क्लास 9th और क्लास 8 में शामिल कर लिया। तो मुझे जब मालूम हुआ तो बड़ी हैरत हुई। तो मेरे उस्ताद जो थे SP जैन के, जनाब वो मरहूम रामेश्वर प्रसाद सिंह काश्यप जी, मैंने उनसे ज़िक्र किया तो बड़े खुश हुए। तो उसी ज़माने में जब मैं स्टूडेंट था, महज वो फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, उसी ज़माने में एक नज़्म कोर्स में लग गई थी, 8वें क्लास कोर्स में। ये वाक़या 1977 से 87 का, वो नज़्म 11 साल तक लगी रही। तो उससे मेरी बड़ी हिम्मत अफ़ज़ाई, मुझे अच्छा लगा कि आई कैन डू समथिंग, मैं कुछ कर सकता हूँ, आई कैन राइट सच एंड सच, ऐसी चीज़ें लिख सकता हूँ जो दूसरों को अपील कर सकती हैं। तो उसके बाद फिर वो अफसाना लिखना, कहानी लिखना ज़रा कम हो गया, शायरी लेकिन होती रही।
तो उसके बाद शायरी होती रही। फिर पहली किताब मेरी 1992 में आई, नज़्म व ग़ज़लों का मजमूआ थी, 1992 में, ख्वाबों के हमसाए के नाम से। उसके बाद फिर वो 10 साल के बाद कोई लिखना पढ़ना नहीं हुआ, गैप रहा, चूँकि मेरा वो काम ऐसा था, डिपार्टमेंट का काम था, रेवेन्यू का काम था, पब्लिक जॉब था, 300-400 आदमी के बीच में रोज़ाना बैठ के काम था, तो टेंशन बहुत रहता था। वो मार्च के महीने में कभी कभार तो ये आलम था कि दस्तखत करते करते मेरा ये हाथ जाम हो जाता था। 3000 दस्तखत, 4000 दस्तखत, मतलब हाउ कैन आई सर्वाइव, बहुत मुश्किल काम था। डेली करना, रोज़ाना। तो उससे मेरा जो लिंक था अदब का वो टूट जाता था, शायरी हो नहीं पाती थी, गैप हो जाता। हाँ, गैप कभी गैप होता था कि 6 महीने में गज़ल नहीं लिखी, 1 साल तक गज़ल नहीं लिखी। आप इसी साल 2023 को ले लें, 2023 में मैंने एक शेर भी नहीं कहा, एक भी गज़ल नहीं लिखी। अभी अक्टूबर का महीना आज ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी साल आपने 4 चीज़ें लिख दी। तो उसके बाद माहिए पर हमने काम किया, और माहिए का वो 3 मिसरे के एक सिन्फ है माहिया, उस पर मैंने 100 माहिए के नाम से मेरा एक मजमूआ आया, 2002 में आया। वो बिहार का पहला मजमूआ है, 100 माहिए। उसके बाद अगले ही साल कहमुकरनियों पर मेरा मजमूआ है, कहमुकरनियाँ, जो अमीर खुसरो की पहली जो होती है जिसके अंदर, हाँ, तो जैसे एक कहमुकरनी है वो हर जाई के 52 चेहरे, कोई किसी के पास न ठहरे, प्यार बढ़े तो कर दे नाश, ऐसा की साजन ना सकी ताश। हाँ, तो इस तरह की कहमुकरनियाँ थी। उनकी दोहे पर बहुत बड़ा एक वक़ी, एक भारी भरकम काम किया, और हमने 7वीं सदी के सरहपा से लेकर 18वीं सदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र तक के तकरीबन 250 दोहों का कलेक्शन हमने शाया किया, दोहा रंग के नाम से। उसमें मेरी मदद की, उसको शाया कराने में प्रोफेसर डॉक्टर मुनाजिर आशिक साहब ने, दोहा रंग के नाम से। वो आज की तारीख में पूरी उर्दू दुनिया में वो पहला काम है जो दोहे पर किया गया था। पाकिस्तान के डॉक्टर ताहिर सईद हारून जो बड़े दोहा निगार थे, उन्होंने अपने कराची के टीवी चैनल के इंटरव्यू में जो है इस किताब का नाम लिया, दोहा रंग का नाम लिया। कराची पाकिस्तान, कहाँ, कराची। उसके तो ये सब मसरूफियात होती रही, काम चलता रहा। उसके बाद तो कहमुकरनी वाली जो पहली किताब है वो हिंदुस्तान की वो पहली किताब है, जो उर्दू का जो मजमूआ है मेरा कहमुकरनी। दोहा रंग जो है वो भी इंतखाब है, वो भी मेरा पहला है, वो काम है। 100 माही, अब 100 माही ले लें तो ये बिहार की पहली किताब है। अभी हाल फिलहाल में 3-4 साल कबल मेरे दोहे का जो मजमूआ आया मौसम की रफ्तार, वो भी बिहार का पहला मजमूआ है, अगर बिहार का। अच्छा, एक सवाल है, चूँकि आप शायरी भी किए हैं, आप अफसाना निगारी भी किए हैं, तो दोनों में आप किसको बेहतर मानते हैं? शायरी में मेरा जहन सरपट दौड़ता है, बिल्कुल सरपट घोड़े की तरह दौड़ता है। हमको सोचना भी नहीं पड़ता है, लफ्ज़ नहीं तलाश करना पड़ता है, कैरेक्टर नहीं तलाश करना पड़ता है। यानी इतना तेज़ दौड़ता है कि अगर मेरा बस चले, बस क्या चलना है, अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं रोज़ाना 10 गज़लें कह सकता हूँ, और हर 6 महीने पे एक मजमूआ आ सकता है। लेकिन मैंने शुरू से, आज 50-55 साल हो गए, शुरू से मैंने कभी भी क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिया, हमेशा क्वालिटी के पीछे। इसलिए मेरे कम मजमूए आए हैं, ज़्यादा मजमूए नहीं है। एक सवाल है कि आप स्टेज की रौनक भी बने होंगे, कई स्टेज अब शायरों में जाना कम होता था, क्योंकि मेरा काम ऐसा था कि फुर्सत नहीं मिलती थी, और वो एडमिनिस्ट्रेशन की परेशानियां भी, उनकी मजबूरियां भी होती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, हाँ, ये सब मसाइल होते हैं। तो कभी कभार स्टेज पर तो जहाँ टेलीविज़न वाले मुशायरे कराते थे तो कभी कभी बुलाते हैं, रेडियो वाले ने तो बहुत बुलाया। 1976 में मेरा पहला रेडियो प्रोग्राम हुआ था, 1976 में 26 जुलाई को पटना आकाशवाणी से मेरा पहला प्रोग्राम हुआ था। तो ये सब चीज़ें होती रही। तो दूसरों के मुकाबले में, जैसे अगर इस जॉब में ना होता, अगर एक एडमिशन के तौर पे कहीं होता, या किसी कॉलेज में होता, यूनिवर्सिटी में होता, तो ये काम ज़्यादा हो जाता, मेरा ज़्यादा काम होता, इतना काम नहीं होता। लेकिन चूँकि खून में मेरे अदब शामिल है, गर्दिश करता है वो, तो वो बात बनती जाती है, खुद ब खुद बात बनती जाती है। अच्छा, एक मामला ज़हनी अगर यकसुई हमको मिलती है तो हम बहुत काम कर लेते हैं, और अगर इंतशार पैदा होता है तो 2 साल में एक शेर नहीं लिखते। अब तक आप कितनी किताब लिख चुके हैं? मेरी 2 किताबें अपनी आई हैं, और 2 किताबें मैंने मुरत्तब की हैं, कुल 10 किताबें। 10 किताब, हाँ।
और मेरे हवाले से 5 किताबें आई हैं। मतलब 10, 5, 15। हाँ, तो 5 किताबें मेरी तो नहीं हैं, दूसरों की हैं। अच्छा, आपके ऊपर लिखी है? हाँ, मेरे ऊपर है, मेरे हवाले से आई हैं। अच्छा। मनाजिर आशिक खरगानवी साहब की किताब है, शायर जमील शख्स और शायर। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान तर्जी की किताब है, शायर जमील मंजूम। शान भारती साहब की किताब है, वो शायर जमील ज़िक्र फ़िक्र। मेरे दोस्त मली उज़्ज़मा हैं, जो मली बद्र के नाम से उन्होंने मेरे ऊपर एक किताब रांची लिखी। जो रहते हैं? रांची जो रहते हैं, मली उज़्ज़मा खां, उन्होंने किताब लिखी है, वो गर्द राह यार, शायर जमील के हवाले से मेरे ऊपर ये किताब सामने है। अच्छा, ये सामने, तो ये है। और उसके बाद अभी इस लड़के ने, क्या नाम है, ये सुहेल अख्तर ने वो 100 शेर का वो बड़ा अच्छा वो एक वो शाया किया जो है, वो किताब शाया की। बच्चों के नज़मों का मजमूआ वो रोशनी की शहज़ादी के नाम से शाया हुआ 2022 में। उसके पहले बच्चों की नज़में, बच्चों की कहानियाँ आई थी वो सुर्ख आँख के नाम से। उसके पहले जो है फिर वो मौसम की रफ्तार, फिर उस बाद दोहों का मजमूआ आया। अभी तो कई किताबें हैं जो फ्लर पे हैं, वो आनी बाकी हैं। हाँ, 4-5 किताबें तो फ्लर पे हैं। देखिए, शाहिद जमील साहब हैं और शाहिद जमील साहब की बहुत सारी खूबियां हैं। अगर उस खूबियों को मैं दिखाता रहूं तो कई दिन तक लग जाएगा, लेकिन चूँकि ये एक इंटरव्यू है, इंटरव्यू में निचोड़ आप समझ सकते हैं कि ये एक अच्छे किरदार के इंसान हैं और इनका आज भी लगाव है, अदब से लगाव है। और अदब से लगाव होने की वजह कर आज भी ये काफ़ी बेचैन रहते हैं। जैसा ये कह रहे हैं कि मेरा एक सेकंड वक्त जो है अपना इसी तरफ जाता है। और अब मैं बता दूं कि इनकी एक किताब नहीं, इनकी 10 किताबें इन्होंने ख़ुद लिखी है। और उसके अलावा इनके ऊपर लिखने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्होंने भी लिखा है। मैं दिखा दूं, कुछ किताब को दिखा दूं जो इनकी लिखी हुई किताब है। ये सुर्ख आँख है, ये बच्चों के लिए है और शाहिद जमील साहब ने ही इसे लिखा है। दूसरा मैं दिखा दूं कि मौसम की रफ्तार, ये मौसम की रफ्तार भी है, इस किताब को भी शाहिद जमील साहब ने ही लिखा है। इस तरह मैं और भी दिखाऊं कि ख्वाबों के हमसाए में, आप देख लीजिए, ये भी शाहिद जमील साहब। इस तरह अनगिनत किताबें हैं। अक्स से अंदर अक्स, ये भी एक बेहतर किताब है, इसको भी शाहिद जमील साहब ने लिखा है। इस तरह अनगिनत किताबें हैं। मैं लगातार आपको दिखा रहा हूँ। दोहा रंग, ये दोहा रंग है कलेक्शन, और ये कहीं ना कहीं एक कलेक्शन के रूप में है जो डॉक्टर मुनाजिर आशिक, अच्छा, ये किताब जो है ये दोनों ने मिलकर, यानी शाहिद जमील साहब भी और डॉक्टर मुनाजिर आशिक खरगानवी साहब भी, आप देख सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ, लगातार दिखा रहा हूँ और इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये देखना चाहिए और शाहिद जमील साहब की तरह बनने के लिए उनकी तरह मेहनत करना चाहिए, उनकी तरह शौक़ पैदा करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, चूँकि आप तो माशाल्लाह एक मुकाम पा लिए, जिस तरफ भी आप गए एक मुकाम आप पाए, क्या कहेंगे अपने लोगों को, देशवासियों को जो इस क्षेत्र से शौक़ रखते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? कंप्लीट डिवोशन एंड कंप्लीट ऑनेस्टी, मेहनत और ईमानदारी। तीसरा रास्ता कोई नहीं है, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप मेहनत करें और ईमानदारी के साथ करें, उसमें कोई मिलावट नहीं करें। मेहनत में मिलावट नहीं करें, ईमानदारी में मिलावट नहीं करें। कहा भी जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। हाँ, वो मीठा होता है। मिठास यहाँ कामयाबी के माने में है, मिठास जो है कामयाबी के माने में। तो उस तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और खुदा ने मेहनत और वो ईमानदारी से काम करने वालों के लिए बहुत अहम इनामात रखे हैं हर जगह, हर फील्ड में। आप कहीं भी देख लें, चाहे आप शायरी के मैदान में हो, अदब वो अफसाने के मैदान में हो, किसी भी राइटिंग के मैदान में हो, जॉब के मैदान में हो, और उसका रिटर्न मिलता है। वो रिटर्न मिलता है, वो रखा हुआ रिटर्न। आपको मेहनत करनी है और आपको ईमानदारी से करनी है। अगर आप उसमें घाल मेल करेंगे, को मिलावट अगर करते हैं तो बात बनती नहीं है। कहीं जाके आपको औंधे मुँह गिरना है और फिर वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा, एक और सवाल है, जो बच्चे या बच्चियां तालीम की तरफ हैं, एजुकेशन की तरफ हैं, जो कंपटीशन देना चाह रही हैं, बीइंग ए अधिकारी, बीइंग ए अफसर, उनको क्या मैसेज देंगे? वो अपने हर लम्हे को, हर पल को बहुत ही डिवोशन के साथ अपने को उसमें लगाएं और वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करें। एक एक लम्हा कीमती है और यही एक ऐसी चीज़ है जो पलट करके नहीं आ सकती। मैं अगर कोशिश भी करूं तो पलट करके 10 साल 12 साल का नहीं हो सकता।
तो आज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो इतनी मेहनत करें कि उनका ये बहुत कीमती लम्हा है और हर दिन उनकी उम्र बढ़ रही है और वो भी आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहे तो पलट करके माजी में नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते माजी में। इसलिए हर पल को निभाएं, पढ़ें, लिखें, डिविशन करें, आपस में डिस्कशन करें और बाखबर रहें। ये ज़माना बाखबरी का ज़माना है। ये ज़माना जो है वो अपने अंदर महदूद रहने का नहीं है। बाखबरी के कई रास्ते हैं। आप खुद मेहनत करें, इंटरेक्शन करें, आपस में बातचीत करें। अब तो हमारा ज़राए इबलाग बहुत बढ़ गया है। हम लोग छोटे शहर के रहने वाले 50-55 साल पहले, वो 70-71 की बात है, 2 रिसाले आते थे, एक कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, एक कंपटीशन मास्टर, और तीसरा कोई नहीं आता था अपने शहर में। उसी को पढ़ना लिखना होता था। पटना कभी कभार जाना होता था, लेकिन आज की तारीख में हर शख्स कहीं भी जा सकता है। आसानियाँ पैदा हो गई हैं, रिसाले मिल रहे हैं। रिसाले अगर नहीं मिल रहे हैं तो सोशल मीडिया पर तो आप पूरी दुनिया से बाखबर रह सकते हैं। तो अपने वक्त को ज़ाया नहीं करें। मेरा सबसे पहला पैगाम है एक सेकंड को बचाना। हाँ, हमारा यूथ वक्त को ज़ाया नहीं करे। और आज की तारीख में वक्त को ज़ाया करने के बेशुमार ज़राए हैं। इतने ज़राए हैं कि आप हर वक्त को ज़ाया कर सकते हैं। अच्छा, उनको अंदाज़ा नहीं होता कि वक्त ज़ाया होता है। वो समझते हैं कि इसकी यूटिलिटी हो रही है। गलत बात है, कोई यूटिलिटी नहीं हो रही, वक्त ज़ाया होता है। सोशल मीडिया ने तो ख़राब करके छोड़ दिया। तो वक्त को वो ज़ाया नहीं करें। दिस इज़ टू प्रेशियस, बहुत कीमती है। देखिए शाहिद जमील साहब, वैसे बच्चों को जो तालीम से जुड़े हुए हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी इन्होंने मशवरा दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और उससे बचने की भी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने वैसे बच्चों और बच्चियों को एक मशवरा दिया है कि वक्त को समझें, वक्त की अहमियत को समझें और अपने वक्त को बिल्कुल उस तरह से रखें जो आगे आपको चलकर वो काफ़ी मजबूत दिलाएगा, काफ़ी मजबूती के राह पे ले जाएगा और एक अच्छे इंसान के रूप में, एक अच्छे अधिकारी के रूप में आपको वो मुकाम दिलाएगा। इसलिए अपने वक्त को बचाना है अब और उस वक्त को लेते हुए अपने आप को बनाने की कोशिश करनी है। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।